नेम रजिस्ट्री सर, इसमें ऑब्जर्वेशन है इंस्टीट्यूट की। सर अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप का नाम भी जरूर लिखना है प्लीज। लेट अस से विशाल गुप्ता, प्रोप्राइटर ऑफ विशाल एंटरप्राइज, तो लिखना है, सिर्फ विशाल गुप्ता नहीं चलेगा। क्लियर सर। नाउ एड्रेस, एड्रेस लिखना है आपने। पैन नंबर, कई बार ऑब्जर्वेशन में ये लिखा है कि पैन नंबर 10 नंबर का होता है, आपने 8 नंबर लिख दिया, 9 नंबर लिख दिया, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब चौथा है, उन्होंने बोला जहां पे सेल टैक्स नंबर, जीएसटी नंबर, ये सबकी बात कर रहा है, इंडायरेक्ट टैक्सेस की नंबर बात कर रहा है, तो अप्रिशिएट कीजिएगा। पहली बात तो आप नोट कर लें सर, अगर आप 29 के 29 स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, आपके पास आरसीएम भी है, यूटी में भी आप रजिस्टर्ड हैं, तो सारे के सारे नंबर लिखने पड़ेंगे और सारे की सारी की कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज जो वो एसएससी लिख रहा है वो ट्रू एंड करेक्ट आपको प्रूव करना है, राइट। मैं क्लियर हूं आपको सर? अदरवाइज वो नहीं दे रहा तो आपको लिखना पड़ेगा भाई ये दे रहा है पर मेरे पास डाटा नहीं है इसका। मैं क्लियर हूं आपको सर? दूसरी बात, अगर आरसीएम पे भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है उस व्यक्ति ने, उस पर वैसे जीएसटी नंबर नहीं पर आरसीएम एप्लीकेबल है, तो आरसीएम पे भी उसको जो रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है उसकी डिटेल भी देनी पड़ी है। फर्दर सर, इंस्टीट्यूट ऑल्सो सेड कि मान लीजिए आपको लगता है कि ये व्यक्ति का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, पर इसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करा के, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करा के इसने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, तो वो ऑब्जर्वेशन भी आपको डालनी पड़ेगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लें सर आप। ठीक है सर। नाउ नितिन सर, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। इसमें ईएसआईपीएफ भी कवर हो जाएगा? है सर? ईएसआईपीएफ का नहीं रजिस्ट्रेशन? सर, इसमें नहीं कवर होगा सर, ये इंडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा है सर। देखिए, वेदर ओके दिस इज ठीक है। लायबल टू पे इंडायरेक्ट टैक्स, ये ओके इज नॉट ओके इंडायरेक्ट टैक्स। ओके, उसकी रिपोर्टिंग है रिलीज में 3GD हाँ में? जी ईएसआईपीएफ की रिपोर्टिंग है किसी सर, पर्सन? 36(1) वीए में भी आगे बात करेंगे सर, वो क्या करेंगे, ओके वो बात करेंगे 20 है सर, ये आगे करेंगे बात, वो कल ठीक है करेंगे, सर। मतलब थर्सडे बात करेंगे, आज बात नहीं ठीक है करेंगे। सर, ठीक है सर, ठीक। स्टेटस, सब स्टेटस में नोट कर ले सर, ये स्टेटस की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको रेंज स्टेटस नहीं बताना, यहाँ पे वो आपको बताना है कि आप इंडिविजुअल हैं, फर्म है, कंपनी है, मान लीजिए एओपी है, बीओआई है, या फिर ट्रस्ट है, तो आपको वो स्टेटस बताना है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं एलएलपी है तो क्या लिखूंगा? सर फर्म लिखूंगा, बिकॉज फर्म इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो। अब एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है कि नितिन भाई, कैसे पता लगेगा, लेट अस से हम 3-4 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा कि यार ये एओपी बन रहा है या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे टैक्सेशन होना है? जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने, मैं, प्रवीण जी और अमित गोयल जी, हम तीनों ने मिलके एक कोई टेंडर ले लिया। अब वो टेंडर, क्योंकि हम तीनों की तीनों के मिलके हमारी वो बन रही थी, क्या नाम है, क्वालिफिकेशन बन रही थी, अदरवाइज बन नहीं रही थी, हमने तीनों ने मिलके एक टेंडर ले लिया। अब कैसे पता लगेगा ये जो वेंचर हमने बनाया ये एओपी बनना चाहिए या इंडिविजुअल पे टैक्स होना चाहिए? तो ये कंसेप्ट समझने से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा केस में आप देखोगे साल 2 साल में एक आध केस आ जाता है, हम ध्यान नहीं देते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लेटेस्ट से मान लो जहां पे एओपी बनना था, आपने इंडिविजुअल टैक्स कर दिया, दिक्कत आएगी। जहां पे इंडिविजुअल टैक्स होना था और आपने एओपी कर दिया, तो सर पॉसिबिलिटी हो सकता है कोई व्यक्ति अगर स्मार्ट हुआ, वो बोलेगा एक काम और एओपी की तो रिफंड लो जी, इस पे टैक्स जमा कराओ, तो दिक्कत आ जाएगी। तो समझिए सर, कभी आपको ये प्रॉब्लम आए तो जजमेंट है, लिंडे एजी की जजमेंट है, ऐसी और बहुत सारी जजमेंट्स है, जजमेंट का क्रक्स बताया तो फर्स्ट प्रिंसिपल समझा रहा हूं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम तीनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं और हम तीनों का जो काम है वो इंटरमिंगल्ड है, मतलब मैं कुछ करूंगा तो ही प्रवीण कर पाएगा, तो ही अमित कर पाएगा, ऐसे अमित कुछ करेगा तो ही मैं कर पाऊंगा, तो ही प्रवीण कर पाएगा, हमारा तीनों का काम इंटरमिंगल्ड है, तो एओपी बनेगा। पर मान लीजिए अमित वो काम अलग कर सकता है, प्रवीण अलग कर सकता है, मैं अलग कर सकता हूं, तो इवन दो वो टीडीएस चाहे वो उस वेंचर काट दे, हम जब वो रिटर्न भरेंगे वेंचर की, वो टीडीएस सबके नाम पे अलग अलग ट्रांसफर कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, मेरा, प्रवीण भाई का और अमित भाई का जो सर्विसेज है या फिर जो काम है या बिजनेस है वो इंटरमिंगल्ड नहीं है, तो इंडिविजुअल बेस पे हमारा टैक्सेशन होगा। अगर टीडीएस कट भी गया तो विल ट्रांसफर दैट अमाउंट व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर वेंचर, जिसपे हम वो टीडीएस और कॉरस्पॉन्डिंगली रेवेन्यू भी हम शिफ्ट कर देंगे उस व्यक्ति के नाम पे। मैं क्यों हूं आपको सर? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब एओपी बनता है, कब बीओई बनता है। नाउ लेट अस नोट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मेरा कुछ 2-3 क्वेश्चन है, आप समझाइएगा कहीं पे कहां पे मैं गलती कर रहा हूं। लेट अस से नवनीत भैया, सबको पता है बहुत बड़े चार्ट अकाउंटेंट है, नवनीत शर्मा जी बहुत बड़े चार्ट अकाउंटेंट है, ही स्टेज इन दुबई, मान लीजिए कभी 15, 20, 25, 30 करोड़ रुपए, 50, मतलब 100, 150 करोड़ रुपए कमा लिए इन्होंने। अचानक ही इनको चेतन होगा कि यार क्या रखा है हम, मैं
इतना लाइफ बाहर बिता ली, क्या है मेरे को क्या करना है। और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, देवभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो लेट अस कम टू देवभूमि, मैं सेवा करता हूँ लोगों की। इन्होंने क्या किया, सारे पैसे वहां पे छोड़े। उन्होंने बोला जब पैसे चाहिए होंगे, अपने पास डेबिट कार्ड है ही है, वहां से निकाल लूंगा, विड्रॉ कर लूंगा, तब तक वो पैसे जहां पे लगे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इंडिया में, नोट करें सर, वो इंडिया में आ गए 22 मई 2022, नोट कर ले सर आप, 22 मई 2022 को वो इंडिया आ गए। अच्छा, 22 मई 2022 को इंडिया में आ गए। अब इंडिया में उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब इंडिया में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो क्या व्हाट हैपेंड नाउ, इन्होंने, अब अमित गोयल जी को पता लगा, या फिर अजय नितिन सूद जी को पता लगा कि नितिन नवनीत भैया भाई इंडिया में आ गए हैं। नितिन भैया और वर्ड अजय ब्रेक हो रही अजय है। सूद जी को पता था कि यार इसके नाम से काम बहुत मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जितेंद्र जी, ये कॉमन फ्रेंड है, या फिर कुलदीप संधू जी बहुत कॉमन फ्रेंड है इनके, ट्राई किया, ये मेरा पार्टनर नहीं बन रहा, इसको परस्यू कर कि भाई मेरा पार्टनर बन जाए। अच्छा, ये अब दिख रहा है क्या, मैं ऑडिबल हूँ, आई एम ऑडिबल? यस सर। अच्छा प्रिया, मैं कहाँ पे था अभी, मैंने कहाँ तक समझाया था अभी आपको? क्या बता रहे थे दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, तो वो डेबिट कार्ड से स्वाइप करेंगे 22 मई को वो इंडिया में। नो, नो, व्हाट हैपेंड सर, लेट अस से अमित भैया कहते हैं, मान लीजिए सूद साहब कहते हैं कि यार मुझे आई वांट टू बिकम अ पार्टनर, वो ट्राई करते हैं, तो नवनीत भैया मना कर देते हैं, यार मैं भाई साहब अगर काम ही करना होता तो मैं दुबई में काम कर ही रहा था। नो, कुलदीप जो अपने चेयरमैन साहब हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त है इन दोनों के। तो अजय सूद जी ने बोला यार मुझे कुछ नहीं पता भाई कुलदीप, मुझे इसको पार्टनर बना मेरा किसी भी तरह से। अब कुलदीप भैया अजय सूद जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, नवनीत जी भी बहुत सुनते हैं उनकी, तो उन्होंने काफी परस्यू किया। तो नोट करें, 15 फरवरी 2022, 15 फरवरी 2023 को सर वो पार्टनर बन गए, वो पार्टनर बन गए। अब जैसे ही वो पार्टनर बने, अजय सूद जी ने पूरी रेडी अपने आप को पूरी तैयारी की हुई थी, मार्केटिंग मार्केटिंग उन्होंने हर जगह फैला दिया कि नवनीत शर्मा हैज बिकम माई पार्टनर। तो जैसे ही नाम फैला, सब करीबन 25-30 करोड़ रुपए का काम भी आ गया। और क्योंकि उनकी पूरी तैयारी थी, 28 मार्च तक उन्होंने काम पूरा खत्म भी कर दिया। 29 मार्च को जो इनका डिवीजन का तरीका था, इन्होंने अपने प्रॉफिट्स डिवाइड भी कर ली। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सिंस नवनीत शर्मा हैज केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 15-20 years on 22nd of May 2022, माय क्वेश्चन इज फॉर यू सर, क्या उनका स्टेटस रेजिडेंट है या कुछ और है? इज ए रेजिडेंट और व्हाट? क्या है सर, क्या स्टेटस क्या है? सर रेजिडेंट ही होना चाहिए, अगर इफ ही इज अ पीओआई पीआईओ। हाँ एकदम ठीक है सर, आप रेजिडेंट है, प्रवीण जी कह रहे रेजिडेंट, आप भी कह रहे हो रेजिडेंट, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आर, शिदाशु जी ने आर बोल दिया, जोड़ लो जो मर्जी जोड़ लो। हाँ जी भैया। तो आप नोट करें सर, मैंने ये बात क्यों समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए सर। सर सेक्शन 3 बताता है कि प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 3 बताता है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या है, उसके नीचे प्रोविजो है। सेक्शन 3 बोलता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की बात करता है। और प्रोविजो ये बोलता है, सोर्स जब पहली बार जनरेट होगा, सोर्स जब पहली बार इंडिया में जनरेट होगा, तब प्रीवियस ईयर उस डेट से शुरू होगा। सर नवनीत भैया इंडिया में आए हैं, इंडिया में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनका पहली बार सोर्स ऑफ इनकम कब बना है? 15 फरवरी को। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या 45 डेज में 182 दिन हो सकते हैं क्या? क्या 45 डेज में 182? क्योंकि अगर मुझे रेजिडेंट बनना है, तो ऐसे केस के अंदर मुझे मिनिमम 182 दिन तो रहना पड़ेगा इन इंडिया। तो 45 डेज में क्या 182 दिन होते हैं? आंसर इज नो। और नीचे वाली कंडीशन इसलिए लग पाएगी क्योंकि 60 डेज है और 365 डेज है। मैंने बोला 15-20 साल बाद आए हैं ये, तो बी वाली कंडीशन हिट हो नहीं सकती। तो 45 डेज में 182 दिन तो हो नहीं सकते।
तो इसका मतलब इनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है। तो व्हाट आई वांट टू से, सिर्फ पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा, प्रोविजो भी पढ़ना पड़ेगा। और प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा इनका? 15 फरवरी से। इवन दो ही केम टू इंडिया ऑन 22 मई, आपको यहां पे 15 फरवरी 2023 लिखना पड़ेगा टू 31 मार्च। मैं क्लियर हूं आपको सर? क्लियर? एक बात और बताऊं आपको, एक चीज और बताऊं, एक एग्जाम्पल और देते हैं। लेट अस टॉक अबाउट प्रिया। प्रिया घर पे मतलब बहुत अच्छा पैसे कमा रही है। हिज फादर इज एक्चुअली, हर फादर इज एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर मान लीजिए वो ही डजंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, पॉसिबिलिटी है। अब वो सात्विक जीवन बता रहे हैं, प्रिया बहुत ज्यादा घूमती है फिरती है और पेरेंट्स को साथ लेके जाती है। अब पेरेंट्स को बोलती भी है कि भैया कुछ अकाउंट आप अपना भी खोल लो, कहते ना बेटा तू है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वी डोंट नीड एनी अकाउंट, हमें सात्विक जीवन बिताना है। अब वो 3-4 साल से फॉरेन ट्रैवल कर रही है, तो उन पेरेंट्स को भी साथ लेके जा रही है। अब अचानक ही उसकी मदर को क्या होता है, उस उनके मेटरनल पार्ट से, मतलब उनके मामा जी की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं, 15-20 लाख रुपए लेटर से। अब आंटी कहती है, मान लीजिए लेटर से, वो कहती बेटा मैं क्या करूंगी, तू रख ले। बोले मम्मा आपके पैसे, इट इज योर मनी, प्लीज कीप इट, आप अपने बाहर को, मेरा क्या लेने देना, मेरे पे ठीक ठाक कमा रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, आंटी जी ने पहली बार बैंक अकाउंट खोल लिया, 15-20 लाख रुपए जमा करा दिया। अब 15-20 लाख रुपए जमा करा दिया, बाद इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। माई क्वेश्चन इज, क्या अब बैंक ये बोल सकता है कि 206 AB के अंदर कि भाई साहब आपने 3 साल से रिटर्न तो जमा कराई नहीं, क्योंकि आपने तो फॉरेन ट्रैवल भी किया था, और 131 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई साहब अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है तो रिटर्न भरनी जरूरी है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। व्हाई इट इज सो? क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आज तक शुरू ही नहीं हुआ, सोर्स ऑफ इनकम तो कभी आज तक आई नहीं। जब सोर्स ऑफ इनकम ही आज तक नहीं आई, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, 139(1) ये बोलता है प्रीवियस ईयर। तो ये समझना बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन का मतलब क्या है। जब तक प्रीवियस ईयर शुरू नहीं होगा तब तक आप प्रोविजो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, फॉरेन ट्रेवल, टेलीफोन, घंटी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? पहले प्रीवियस ईयर शुरू होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ पाओगे। मैं क्लियर हूं सर आपको? राइट नाउ अब आते हैं सर 7वें पॉइंट पे, असेसमेंट ईयर। सर तो 4 सेक्शन नोट कर लें सर, 4 सेक्शन, दो हमेशा मान के लिए। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर को जो फॉलोइंग ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। पर 4 सेक्शन ऐसे हैं, सेक्शन 172, 173, 174, 176, 172, 173, 174 एंड 176। ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर होगा। जैसे मान लीजिए 172 बात करता है शिपिंग कंपनी की बात करता है, देन 176 टॉक्स अबाउट, मान लीजिए फर्म एकदम बंद हो गई, या फिर आपका 174 सेक्शन ये बोलता है कि आप मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं फॉर गुड, तो अप्रिशिएट करें, यहां पे प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा।